नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ मैनेजरल इकोनॉमिक्स में, वो मैं कॉस्ट के बारे में लेके आई हूँ। ठीक है, कॉस्ट किसको कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितने तरह की होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब हम अच्छे से आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको कॉस्ट कर्व भी बोल सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कॉस्ट मतलब खर्चा। ठीक है, सपोज अगर आप ये पेन भी बना रहे हो, ठीक है, तो इस पेन को बनाने के ऊपर भी आपका खर्चा आएगा, है ना। आपको इसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, इसके अंदर रिफिल फिर इंक, ठीक है, फिर इसकी पैकेजिंग हो गया। मतलब कि क्या है कि कोई भी आप काम करते हो तो सबसे पहले आपका उसके ऊपर खर्चा होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट। ठीक है, आप कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपका खर्चा होता है, जो भी आपने एक्सपेंसेस बियर किए हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग योर प्रोडक्ट, सो दिस इज़ योर कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट कितने तरह की होती है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। हमारे जो कॉस्ट जो होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे तरह के हम कॉस्ट कहते हैं। सबसे पहले होता है मनी कॉस्ट। ठीक है, मनी कॉस्ट क्या होते हैं, मनी कॉस्ट वो इस तरह के कॉस्ट है जिस कॉस्ट को हम एक मनी की फॉर्म में बताते हैं। जैसे मान लो ये है प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो ये पेन 20 रुपये का है। ठीक है, इसको बनाने में जो मेरा खर्चा आया सपोज वो 15 रुपये आया, तो जो 15 रुपीज़ है वो मेरी क्या रहेगी, इसकी मनी कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट मेरी बल्कि एक मॉनेटरी टर्म में जब डिस्क्राइब करती हूँ तो वो क्या कहलाता है, हमारा मनी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने में मेरी मनी तो लगी ही लगी है। ठीक है, साथ में मेरा मेंटल हेल्थ भी लगा है, मेरे फिजिकल एफर्ट्स भी लगे हैं। जब मैं फिजिकल एफर्ट्स अपने मेंटल हेल्थ को, ठीक है, अपने हेल्थ से रिलेटेड, और मैंने जितने भी उसको बनाने के लिए मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया है तो वो क्या कहलाता है, मेरा रियल कॉस्ट। ठीक है, केवल पैसा ही नहीं बल्कि मेरे उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरी जितनी मेहनत है, जितना मेरा हार्ड वर्क है, जितने मेरी फिजिकल एफर्ट्स लगे हैं, जितने मैंने उसके अंदर कुछ सेक्रीफाइस भी किए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, मेरे रियल कॉस्ट। एक होता है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को हम बिजनेस कॉस्ट भी बोलते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है, जैसे कॉस्ट है, ठीक है, जैसे हमें पता है कि हर एक चीज़ जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो उसके करने के लिए भी मेरे को एक पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो उसका रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि क्या होता है, इस तरह के कॉस्ट, जब मैं अपनी कॉस्ट की एंट्री करूँ, अपनी बुक कीपिंग के अंदर उसको रिकॉर्ड करूँ, तो वो क्या कहलाता है, मेरी अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, एक होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब मैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं दूसरे का सेक्रीफाइस करूं। ठीक है, मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, मान लो ये जितनी मेरी नोटबुक है, मेरे पास इतनी ज़मीन है सपोज। ठीक है, तो इस ज़मीन के ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं राइस उगा सकती हूँ या फिर मैं वीट। दोनों मैं एक साथ नहीं उगा सकती, या तो मैं राइस उगाऊंगी या फिर मैं वीट। अगर मैं राइस उगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइस को करूँ तो मैं मतलब कि अगर मैं राइस की प्रोडक्शन करूँगी तो यहाँ पे मतलब कि मैं वीट का मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं वीट की प्रोडक्शन करूँगी तो मेरे को राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब आप दूसरी प्रोडक्ट को आप बना सकते थे लेकिन आपके पास वही लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो आपको उसका सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो वो आपका क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट है और जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ऐड कर दें, आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट जितनी भी आपकी कॉस्ट है, जब आपने उसकी बुक कीपिंग की, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री करी, वो कॉस्ट और आपकी जो आपने सेक्रीफाइस किया, जब आप उन दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट इज सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है कि हमारी वजह से कई सोसाइटी को भी कई बार बहुत सारी चीज़ें बियर करनी पड़ती है। लाइक कोई फैक्ट्री है तो उसकी वजह से पोल्यूशन कितना हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब नॉइज़ का भी बहुत सारे इशू होता है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम मतलब कि बाहर वाले को जब हम पैसा दें, आउटसाइडर को, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को मशीनरी चाहिए, तो मैंने मशीनरी बाहर वाले से मंगवाई, तो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। मैंने मशीनरी को इंस्टॉल करवा दिया, अब उसके लिए फ्यूल चाहिए, उसको चलाने के लिए ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ऑयल को बाहर से मंगवाया। ठीक है, कोई मेरे को सर्विसेज चाहिए, मेरे को सप्लायर चाहिए, तो उन सब चीज़ों को जब मैं बुलाऊंगी तो वो फ्री में तो आएंगे नहीं, तो मेरे को उनको पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो मेरे को बाहर वालों को पैसा देना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो मेरी इंटरनली कॉस्ट है। सपोज मेरे पास खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने इसके अंदर ये एग्जांपल लिया है कि मेरे पास खुद की बिल्डिंग है, ठीक है,
तो मैंने क्या किया, उसी बिल्डिंग के अंदर अपना काम जो है, अपनी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं क्या कर सकती थी, उस बिल्डिंग को रेंट पे दे देती और अपने हर महीने अपने आराम से उससे आने वाला रेंट अपना आराम से लेती। लेकिन मैंने क्या किया, अपने ही उसके अंदर मैंने किया, लेकिन मैंने रेंट वाला जो मेरे पास ऑप्शन था मैंने वो छोड़ा है। तो वो क्या कहलाता है, वो भी मेरी एक कॉस्ट पड़ गई है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट और फुल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपका एक्चुअली कितना कॉस्ट आया, आपने उसके ऊपर कितने लेबर लगाए, कितना रॉ मटेरियल लगाया, कौन कौन सी मशीनरी लगाई, उसके ऊपर आपने फ्यूल कितना लगाया। जब मैं एक्चुअली उस कॉस्ट को मेज़र करूँगी, एक एक चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ को मैं जब देखूँगी, तो वो क्या कहलाता है, मेरा एक्चुअल कॉस्ट। एक होता है बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जब हम एक्चुअल कॉस्ट को और अपने डेप्रिसिएशन को जब हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मेरे बिजनेस कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आपको पता लगी कि जो भी कॉस्ट, छोटी मोटी कॉस्ट, चाहे आपने फ्यूल मंगवाया, कोई रिसोर्स मंगवाया, कोई सर्विस है, छोटी छोटी कॉस्ट जो भी होगी, वो हर एक कॉस्ट को जब आप अच्छे से डिस्क्राइब करते हो, अच्छे से कंसिडर करते हो, आपकी एक्चुअल कॉस्ट कहलाती है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट को खरीदते हो, कुछ टाइम बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सपोज आज आप मशीनरी खरीद रहे हो 50,000 रुपये की, ठीक है। अगर आप उसको 2-3 साल बाद जब बेचने जाओगे तो आपको 50,000 में थोड़ी बिकेगी, वो आपके कम रेट में बिकेगी, है ना। तो वो क्या है, उसका आपने तो उसको उस टाइम पे खरीदा था इस अमाउंट पे, लेकिन आज के टाइम पे जब आप तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, वो खत्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट के अंदर आपका एक्चुअल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूँ तो वो क्या कहलाता है, मेरा फुल कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है कि वो कॉस्ट जो मैं एकदम से अपने आउटपुट से सेपरेट कर सकती हूँ। सपोज ये पेन है, ठीक है, मैंने पेन बनाया, तो मेरे को पता है इस पेन के अंदर जो मेरा रिफिल है वो इतने का है, मतलब कि मैंने बता दिया कि इसमें ये चीज़ इतने का है, तो वो क्या आ गया, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। जब मैं किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ नहीं बता सकती, वो चीज़ है, ठीक है। मान लो आप बर्गर है, तो बर्गर के अंदर जो वो घी लगाया, तो वो डिस्क्राइब नहीं करता उसके अंदर कितना घी उस बर्गर ने कंज्यूम किया है, ठीक है, सपोज। तो वो क्या कहलाएगा, मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट तो लगी है पर मैं उसको डायरेक्टली अपने आउटपुट से उसको अलग नहीं कर सकती उसकी यूनिट से, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जैसे जैसे आपके प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाता है तो वो कॉस्ट ऐड होती जाती है, ठीक है। जैसे मान लो पेन है, मैं पेन के साथ साथ अब नोटबुक को ऐड करने लगी, तो मैं जब नोटबुक बनाऊंगी तो मेरी उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, वो होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि बढ़ जाना, कि जब मैं जैसे जैसे मेरे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। मान लो एक मैं मशीनरी लगा रही थी, अब मैंने उसकी जगह कोई और मशीनरी लगानी शुरू कर दी, तो उसके लिए भी कॉस्ट लगेगी, तो वो तो क्या होती है, मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जब मैं क्या करती हूँ, अपने लेवल ऑफ आउटपुट, अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जब मैं इंक्रीज करती हूँ तो उसकी वजह से जो मेरे को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं, मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर संक कॉस्ट। संक कॉस्ट होता है कि जो आपने पैसा लगा दिया और आपको पता है वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। कहीं जैसे आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया तो आपको पता है वो पैसा आएगा ही नहीं वापस, तो वो क्या हो गया, संक को। जो आपका पैसा आपने एक बार लगा दिया और आपको पता है वो पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है कि जब आपने प्रोडक्ट को खरीदा था उस टाइम पे उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि उसका करंट, जैसे मान लो मैंने इसको आज खरीदा है, सपोज ये पेन है, ठीक है। ये पेन आज मैंने मान लो 10,000 में खरीदा है, ठीक है, आई टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ये पेन सपोज आज 10,000 रुपये में खरीदा है, ठीक है। अगर मैं इस पेन को 2 साल बाद बेचूंगी या फिर रिप्लेस करूंगी, इसकी जगह मैं दूसरा लूँगी, तो मेरे को वो करंट प्राइस पे मिलेगा जो आज के प्राइस पे होगा, ठीक है। मैं मान लो पेन की जगह दूसरा लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये तो मेरे को मान लो 30,000 रुपये में पड़ा था, ठीक है। अब मैं इसकी जगह अगर मैं दूसरा लेकर आ रही हूँ तो मेरे को उसकी करंट प्राइस देखनी पड़ेगी कि आज उसकी क्या करंट प्राइस है। हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो वो क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। क्या लिखा है, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग द सेम एसेट्स एट करंट प्राइस, कि मैं जब उस एसिड को, सेम एसिड को रिप्लेस कर रही हूँ आज के प्राइस पे, ठीक है, वो चीज़।
एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक होता है अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे हाथ में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, वो ऐसी कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है अर्जेंट कॉस्ट और पोस्टपोन। अर्जेंट कॉस्ट क्या होगी, जैसे कोई कॉस्ट है, जैसे आपको मेडिसिन हो गया या फिर कोई एकदम से इमरजेंसी आ जाए, जो कॉस्ट आपकी अर्जेंटली आपको लग जाए। पोस्टपोनमेंटल होता है। पोस्टपोनेबल कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम पोस्टपोन कर सकते। सपोज आपको अपनी कंपनी में रंग करवाना है, तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी खर्चा ज़्यादा है तो मैं 6 महीने बाद करवा लूँगा, इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो चीज़ है। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की थ्योरी दो तरह से होती है, ट्रेडिशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी तो कहता है कि जो हमारा कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप का होता है, और मॉडर्न थ्योरी कहता है कि हमारा जो कॉस्ट कर्व होता है वो एल शेप का होता है, ठीक है। कॉस्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी, आपका जो फैक्टर प्राइस है वो, और आपकी कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ योर आउटपुट या फिर क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की है, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके फैक्टर ऑफ प्राइस और आपके कैपिटल, ठीक है। ये क्या आपका कॉस्ट का फंक्शन होता है। आपके कॉस्ट फंक्शन भी दो पार्ट्स में होते हैं, तो शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपको पता है कि हर एक फैक्टर हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो इसलिए कॉस्ट का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा सिर्फ आउटपुट होगा। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करने बैठें, ठीक है। लॉन्ग रन के क्या फंक्शंस होंगे, क्वांटिटी भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगा, फैक्टर प्राइस भी होगा, और आपके कैपिटल भी होगा। इसके अंदर जो कॉस्ट होगी वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि लॉन्ग है तो इसमें वेरिएबल्स होंगे, और इसमें हमारे पास टाइम है कि हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कौन सी कॉस्ट कहाँ से आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। देखो शॉर्ट रन कॉस्ट में तीन तरह से होते हैं, टोटल कॉस्ट, एक होता है एवरेज कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, याद रखना। शॉर्ट रन के अंदर तीन होते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। एवरेज में एवरेज निकालेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल के अंदर सिर्फ हम वेरिएबल को ही इंक्लूड करते हैं, फिक्स्ड को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो टोटल कॉस्ट क्या आता है कि जब आपने एक प्रोड्यूस कर लिया, कोई प्रोडक्शन आपने कर ली है, तो उस प्रोडक्शन के टाइम पे आपका कितना टोटल खर्चा आया, तो आप कैसे निकालते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आप ऐड कर देते हो वो आपके क्या कहलाते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो आपका रेंट है, आपको देना ही देना है, वो आपका फिक्स्ड हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हो आपका क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट। जैसे मान लो मैंने आउटपुट ली है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी आउटपुट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो आपकी आउटपुट चाहे बढ़े जितनी मर्जी हो वो आपकी कॉस्ट उतनी ही लगेगी, ठीक है। आप मान लो 10,000 रुपये रेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये देने ही देने, चाहे आपकी आउटपुट कितनी मर्जी निकल कर आ रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी तो उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे वो आपको क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। 10 10 20, 10 और 18 28, 10 + 24 34, ऐसे जब आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे आपका आउटपुट है, देखो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इक्वल है, चाहे आपके आउटपुट 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, वो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 ही है, ठीक है। अब आपके वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, वेरिएबल कॉस्ट देखो आपकी जब आपकी 0 है तो वो भी 0 है, जब आपकी आउटपुट 1 हुई और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 1 से कितनी हो गई है, 10 हो गई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे आपने ऐसे इसको करके ऐसे बना देना। ऐसे आपके टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 0 पे कितना है, 10 है, आपका टोटल कॉस्ट 0 है, 0 पे कितना है, 10 है, ठीक है। आगे समझ, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, जब आपका टोटल कॉस्ट होता है और जितने भी आपके यूनिट आपने प्रोड्यूस की है, हम एवरेज ऐसे निकालते थे, जितने नंबर होते थे उनको ऐड कर देते थे, और जितने नंबर होते थे उनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसको नीचे लिख दिया करते थे ना। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है और आपकी क्वांटिटी जो है या फिर आउटपुट जिसे बोलते हैं उसको डिवाइड कर दें तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकल। जैसे मान लो आपकी आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके आउटपुट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 ही है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला है, मैंने आपको बोला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, मतलब 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3, 10 डिवाइड बाय 4 2, ऐसे 2.5 ऐसे। तो आप इसके थ्रू ही आप जो है वो लेकर आओगे, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा,
ऐसे लंबा जाता रहेगा और ये भी ऐसे होता जाएगा। ये कभी भी ओ एक्स एक्सिस भी यहाँ पे भी टच नहीं करेगा, ना तो ओ एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, जितनी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। देखो आउटपुट आपका ये रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जो चेंज होती रहती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम बोलेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आप इसको करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक मिनिमम पॉइंट पे तो ये कम होता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे वो कम हो रहा है, देखो पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7, फिर 6.4, 6.3, अब देखो 6.6, 7.8। देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे वो क्या हो गया, फ्रॉम दिस पॉइंट ABC स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ABC जो है वो इंक्रीज होने लगे, और जब वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो वो उसकी शेप जो हो जाएगी वो कैसी बन जाएगी, यू शेप, ठीक है। थोड़ा मेरा वी में आया है लेकिन वो यू शेप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यू शेप में बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कौन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, याद रखना, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, जितना आपका टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय क्वांटिटी, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। दोस्तों आप ना इसको अच्छे से करना, अपनी तरफ से आप इसको एक बार बना कर देखना। इसके अंदर फॉर्मूलाज आपने याद रखना, फॉर्मूला आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक होती है तो हमने शॉर्ट रन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, सारे क्या होंगे, हमारे सारे कॉस्ट क्या होंगे, हमारे आउटपुट जो होंगे वेरिएबल्स होंगे, सारे इनपुट्स क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर जो हमारी मिनिमम कॉस्ट होती है वो एक लेवल के आउटपुट के ऊपर हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं और प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। एनवेलप कर्व करके जो उसको ढक कर रखे, एनवेलप का मतलब क्या, जो उस चीज़ों को ढक कर रखे, और एक प्लानिंग कर्व भी होता है। इसके अंदर 3 कंसेप्ट होता है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही है, एवरेज को फिक्स्ड को जो हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर आ जाएगा मार्जिनल, एवरेज और आपका टोटल, ठीक है। तो इसका कैसे बनता है, ऐसे है, आपने एक लॉन्ग रन की ले लेनी है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ले लेना है एक, उसके ऊपर आपने छोटे छोटे, देखो एक बड़ा तसला आ गया, उसके अंदर आपने छोटे छोटे तसले लगा देने हैं। सिंपल मैं इसमें बताऊँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने एक बहुत बड़ा लेके आना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, उस लॉन्ग रन के अंदर ही आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कंज्यूम हो जाए, CC 1 2 3। लेकिन आपका एक लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब आपका LAC और जब आपका SAC एक मिनिमम पॉइंट पे हो जाएंगे, ठीक है। वो आपका एक क्या होगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे देखो एट दिस पॉइंट, बल्कि इस पॉइंट पे क्या आएगा, P पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। देखो एट दिस पॉइंट लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इन दिस पॉइंट द मिनिमम ऑफ LAC एंड SAC टच। यहाँ पे उनका SAC का भी और LAC का जो मिनिमम पॉइंट है P पे टच हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह का, इसका एक ही डायग्राम बनता है, वो इस तरह का बनता है कि आपने एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लेना है, उसके अंदर SAC आपने कई बार लेने हैं, ठीक है। जहाँ पे वो उसका मिनिमम पॉइंट आ जाएगा LAC का और SAC का, जहाँ पे वो टच करेंगे तो वो आपका लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। LAC जो है वो यू शेप का होता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमीज और डिकोनॉमीज ऑफ स्केल्स होते हैं। वो क्या होते हैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज, वो मैं आपको बताऊंगी। लॉन्ग रन एवरेज को, शॉर्ट रन एवरेज को, दोनों ही यू शेप के होते हैं, ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो LAC होते हैं वो ज़्यादा, इसके अंदर गोलाई जो है ये ज़्यादा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू योर SAC, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना, ठीक है। मान लो मैं पहले इस वाले एरिया पे मैं सिर्फ 10 यूनिट बना रही थी, अब मेरा स्केल बढ़ गया है, अब मैं 10 की बजाय 40 यूनिट बना रही हूँ, ठीक है। मेरा स्केल क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इकोनॉमीज़ का मतलब होता है फ़ायदा, डिसइकोनॉमीज़ का मतलब होता है नुकसान। देखो एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है और एक चीज़ का नुकसान भी होता है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ को करना शुरू कर रही हैं, उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू कर रहे हैं, जब आपको उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। इट रेफर टू सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो जैसे आपकी के स्केल बढ़ेगा, ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, ठीक है। मान लो आप 10,000 रुपये रेंट दे रही हो, ठीक है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है कि आप एक दिन के अंदर 10,000 रुपये आप रेंट दे रहे हो और आप एक दिन में सिर्फ 40 यूनिट बना रहे हो, सपोज है ना, एक मशीनरी, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप 80 यूनिट बना सकते हो,
देखो आपकी वो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी रहेगी, लेकिन आप क्या करोगे जब आप उस चीज़ को ऑप्टिमम यूज़ करोगे, ठीक है, जब आप स्केल को बढ़ाओगे अपने, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो कम आ जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडस्ट्री के अंदर की बात होगी तो वो क्या होगा, इंटरनल, कि मेरे फर्म का साइज़ क्या होगा, किस तरह से लेबर काम कर रही है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें। एक्सटर्नल क्या होता है, जब बाहर वाली चीज़ें हो जाएंगी, जब मैं इंडस्ट्री को बाहर की तरफ, इंडस्ट्री के अंदर मैं और फर्म्स को खोलने की कोशिश करूँगी, तो वो क्या हो जाएगा मेरे एक्सटर्नल, ठीक है। देखो इंटरनल के अंदर क्या होता है, एक दो तरह से है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और एक होता है पिक्यूनरी इकोनॉमिक्स। रियल इकोनॉमिक्स और आपका पिक्यूनरी इकोनॉमिक्स। रियल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब आप इकोनॉमी का फ़ायदा हो रहा है आपके रॉ मटेरियल से, आपके लेबर से, आपकी मतलब कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की जब मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, रियल। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब मैं बात करती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ बल्क में खरीदती हूँ, है ना, तो उसका मेरे को वो चीज़ क्या होता है, डिस्काउंट पे मिलती है ना। एक चीज़ तो आप एक खरीद रहे हो वो महंगी पड़ेगी, और जब आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ खरीदते हो तो वो आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, पिक्यूनरी इकोनॉमी, जिसमें हम ये मनी से रिलेटेड होती है। देखो व्हेन वी बाय अ जब हम कोई भी चीज़ जो है रॉ मटेरियल मान लो हमने बल्क में खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, हैवी डिस्काउंट उससे मिलेगा, ठीक है। रियल इकोनॉमीज़ में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे लेबर इकोनॉमीज़ हो गया, हम लेबर का फ़ायदा ले सकते हैं, टेक्निकल, इन्वेंट्री, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग एंड मार्केट, जो मतलब कि क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इकोनॉमीज़ का मतलब जब इनका फ़ायदा हम लेने शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जब बाहरली साइड। सबसे पहले आता है इकोनॉमी ऑफ लोकलाइजेशन, कंसंट्रेशन। मान लो मैं एक ऐसी जगह पर एक अपनी इंडस्ट्री डेवलप करती हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे मैं आसानी से मैन पावर भी ले सकती हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा बच जाएगा, ठीक है, और क्या होता है मेरे बैंक भी पास है, अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह कोई इशू है तो मैं वहाँ पे करवा सकती हूँ। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी जब मेरे को बाहर वालों से कुछ फ़ायदा हो रहा है, जैसे मान लो मैंने ये अपनी कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह पर खोली है, वहाँ की ऐसी लोकेलिटी है, मेरे को ईजिली वहाँ पर मैन पावर मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई इशू नहीं है, और बैंक भी पास है, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर स्पेशलाइजेशन। देखो एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं, और हर एक फर्म्स की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। मान लो एक फर्म पेंटिंग में अच्छी है, एक जैसे मैं क्लोथ्स की बात करूँ, ठीक है, वो प्रिंटिंग में अच्छी है, वो स्पिनिंग में अच्छी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को आप क्लॉथ का डिज़ाइन बनाने में अच्छी है। तो मतलब कि क्या है, हर एक पर्सन की, हर एक फर्म की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, कि जब एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी फर्म्स आती हैं तो हम उसकी जो स्पेशलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगर आता है इकोनॉमी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हम क्या कर सकते हैं, जब काफ़ी सारे लोग होंगे, हर एक पर्सन एक्सपर्टीज़ होगा अपनी इंडस्ट्री में, स्पेशलिस्ट होगा, तो उससे हम जो है उससे कई बार इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं, ठीक है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज और इकोनॉमीज में क्या है, मैंने आपको बताया, इकोनॉमीज का मतलब होता है जब आप जब चीज़ जब ज़्यादा उसमें बना रहे हो, आपकी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, तो उसका फ़ायदा भी है, वो उसको बोले इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब उसका नुकसान होना शुरू हो जाए वो क्या कहलाता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो मैंने क्या लिखा है, फर्म और इंडस्ट्री इंजॉय इकोनॉमी ओनली अप टू अ लिमिट। देखो कोई भी चीज़ है उसका एक लिमिट तक फ़ायदा होता है, उसके बाद जो है आफ्टर लिमिट इकोनॉमीज टर्न इनटू डिस इकोनॉमीज, तो उसका फ़ायदा नुकसान में बदल जाता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। देखो जैसे आप फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का आप एक लिमिट तक यूज़ करोगे तो ठीक है, जब आप लिमिट से क्रॉस हो जाओगे तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही वाली बात है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मान लो हमने बोला है कि फर्म का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आपके फर्म का साइज़ बढ़ जाएगा तो आप क्या जब आपके फर्म के साइज़ बढ़ जाएगा तो मतलब आपके पास बर्डन और बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले तो आप एक काम कर रहे थे, अब आप काफ़ी सारे फर्म्स के साथ काम कर रहे हो तो आपका बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स क्या होगा कि जब आप एक इंडस्ट्री जो है वो एक एरिया के अंदर, हमने बोला कि उस एरिया के अंदर आ जाते हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी फर्म्स आ जाती हैं, जब उस फर्म्स आ जाएंगी उस वाले एरिया में तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, है ना। जब काफ़ी सारे लोग एक जगह आ जाएंगे तो जिसकी वजह से हमारे इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट राइज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोग होंगे वो अपनी अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना अलग एडवाइस देंगे, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है। प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़,
डिसइकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, जुड़ाव की, लेकिन जितना जुड़ाव होगा वो भी हानिकारक होगा, एक लिमिट तक ही वो ठीक रहता है। डिसइकोनॉमीज ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम चीज़ें एक जगह पर आ जाएंगे, सभी अपना अपना करने लगेंगे, जिसकी वजह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एज वी नो डैट वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, और जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जब हम उनका ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके कॉस्ट से रिलेटेड। तो आज हमने पढ़ा था डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो लॉन्ग रन कॉस्ट होता है, शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ऐसे हमारा आउटपुट इनपुट ऐसे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस की हैं। कॉस्ट क्या क्या फंक्शन होता है, वो यू शेप का होता है, वो एल शेप का होता है, ये सब चीज़ें हमने आज जो है कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।